वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। दोस्तों क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? राधे राधे जी, राम राम आप सभी को, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी आप सभी बेहतर तरीके से हमारे साथ इस बैच के साथ आप आगे चलेंगे ही। दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि हमारा रोजगार विद अंकित जब भी कोई भी नया बैच आप सभी के लिए लेकर आता है तो उसमें आप सभी को पहले 3 डेमो मिलते हैं, जिससे कि उन डेमो के माध्यम से आप उस टीचर को समझ सके। उस टीचर ने जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी तरीका आपको बताया वो आपके जहन में अगर सही तरीके से जाता है तो आप ये कहीं ना कहीं निर्णय ले सके कि भाई हाँ, इस बैच को लेने के लिए मैं बिल्कुल एकदम जो है रेडी हूं, क्योंकि जो भी टीचर्स इस बैच के अंदर है उनका बताया हुआ, उनका समझाया हुआ बिल्कुल जहन में जा रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं ये सोचना ना पड़े, ये रिग्रेट ना करना पड़े बाद में कि यार काश पहले पता चल गया होता। तो इसी के लिए डेमो आपके लिए लगाए गए होते हैं। दोस्तों ग्रामीण बैंक आरआरबी जो भर्ती है हर साल आपको जो है देखने को मिलती है, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन पहले क्या होता था कि पहले जुलाई अगस्त में आता, जून या जुलाई में आता था, जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलता था। लेकिन पिछले साल से ही 2025 में चीजों में बदलाव आया। बदलाव आने के बाद अब आरआरबी का जो एग्जाम है सबसे अंत में होता है साल के, यानी कि नवंबर दिसंबर में आपका होता है, ठीक है जी। मतलब साल के अंत का कहते हैं कि जब साल खत्म हो रहा होता है तब आपका आरआरबी जो है एग्जाम आपको देखने को मिल रहा होता है। तो यहां पर अगर बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा अगस्त में या सितंबर में, या तो अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये आरआरबी क्लर्क और पीयू। दोस्तों अगर मैं ग्रामीण बैंक की बात करूं तो इसमें एक सिंगल नोटिफिकेशन होता है, जबकि कोई भी अगर आप और एग्जाम्स की बात करेंगे जैसे एसबीआई है तो एसबीआई में आपको क्लर्क का अलग और पीओ का अलग, आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन अलग और क्लर्क का अलग। लेकिन आरआरबी ही एक ऐसा है जो अपना एक सिंगल नोटिफिकेशन जारी करता है जिसमें 3 अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ यानी कि ऑफिसर स्केल 1, और आपका जो है स्पेशलाइज्ड एसओ जो है, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स जो होते हैं जिन्होंने चाहे बीटेक आईटी, मतलब स्पेशलाइजेशन के थ्रू ग्रेजुएशन की गई होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं बीटेक आईटी से हूं, या बीटेक आपका कंप्यूटर साइंस से है, बीटेक एग्रीकल्चर से है, तो वो स्पेशलाइजेशन कोर्स एमबीए एचआर से है, इस तरह के कोर्सेस, तो जैसे कि स्पेसिफिक आप उस तरफ जा सकें, ठीक है। तो आप सभी को मैंने बता ही दिया है कि नोटिफिकेशन इसका कब मिलेगा देखने को, अगस्त में या सितंबर में, फिक्स है, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है। एग्जाम की डेट एकदम कंफर्म है, मैं आपको दिखा देता हूं। एग्जाम की डेट इसमें कंफर्म होगी, लेकिन दिखाने से पहले मैं आपसे कुछ बात जरूर करना चाहूंगा। पहले सबसे पहले मैं आपको टाइम टेबल दिखाना चाहूंगा। ये हमारा टाइम टेबल रहेगा, यानी कि ये टीम है और टाइम टेबल ये देखने को मिलने वाला है। यहां पर मैं रोहित रघुवंशी आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूंगा 11 बजे सुबह, यानी कि सुबह के 11 बज चुके हैं। ये क्लास इसी समय हुआ करेगी, राइट, एप्लीकेशन पर भी। 12 बजे क्वांट इसमें सोबित सर पढ़ा रहे होंगे, 4 बजे इंग्लिश आपको जो है इसमें इंग्लिश आपको देखने को मिलने वाली है और अतुल सर के द्वारा, और हिंदी इसमें शाम को 4 बजे शिवानी मैम के द्वारा, 5 बजे जीए चंदन सर इसमें पढ़ाएंगे, कंप्यूटर इसमें 6 बजे आपको पिया मैम आपको इसमें पढ़ा रही होंगी, ठीक है जी। ये हमारी टीम है और टाइम टेबल मैंने आपको साझा कर दिया है। दोस्तों अगर आप हमें पहले से जानते हैं तो इस बैच को ज्वाइन करने में आपको देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप पहली बार सेशन में आ रहे हैं, पहली बार अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आपको 3 डेमो इसमें मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि डेमो जैसे ही हो जाए वैसे ही आप इस बैच को तुरंत परचेस कर लेना, कि डेमो जैसे ही तीनों डेमो कंप्लीट होने के बाद अगर अगले दिन आप परचेस करते हैं तो ये ऑफर आपके हाथ से चला जाएगा। ये ऑफर आपको अवेलेबल है हमारे 3 डेमो तक। तीसरे डेमो के बाद आपको अगले दिन फिर इस पे ऑफर नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। ऑफर क्या है, आप कूपन कोड लगाना आरआरबी 30, तो आप 30% का छूट आप इस पे ले सकते हैं। ये बैच वैसे 999 का है, लेकिन आपको 699 में मिल जाएगा। एक्सपीरियंस फैकल्टीज, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ, वर्कशीट और मॉक टेस्ट इसमें मिलेंगे देखने को, ठीक है। आज से इसकी क्लासेस आपकी शुरू हो रही हैं, ठीक है। जो डेमो आपको मिल रहे हैं, यानी कि वो ऐसा मत सोचिएगा कि वो टॉपिक आपको दोबारा कराए जाएंगे, यानी कि जो भी टॉपिक आज शुरू होगा वो दोबारा देखने को मिलेगा। इसको हम एज ए क्लास की तरह ही कर रहे हैं, लेकिन बस नाम इसलिए डेमो दे दिया कि जिससे कि आप समझ सको इस बात को, ठीक है भाई।
चलिए, बाकी अगर बात करें कि कैसे परचेस कर सकते हैं इसको, अरे हाँ, चलिए ठीक है बच्चों। चलिए बेटा, कैसे कोर्स परचेस कर सकते हैं, पहले एक बार सुन लो ध्यान से। आपको हमारा रोजगार वेद अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। रोजगार वेद अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर आपको क्या करना है, बैंकिंग कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। यहां पर एक 3 डंडे आपको दिए गए होंगे, 3 डंडे। इस 3 डंडों पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग कैटेगरी दिखाई देंगी हमारे अलग अलग चैनल्स की। तो आपको बैंकिंग वाले पर सेलेक्ट करना है, जिससे कि आपको बैंकिंग रिलेटेड कोर्स आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले ही आपको ग्रामीण बैंक चौपाल बैच 3.2 दिखाई देगा। आपने क्या करना है, वहां आपको सीधा सीधा ये जैसे कि इस तरह से, जैसे कैटेगरी है, जैसे ट्यूशन, रोजगार विद अंकित, ऐसे ही कैटेगरी बैंकिंग कैटेगरी चूज करेंगे तो बैचेस आपको दिखाई देंगे। बैचेस दिखाई देंगे तो आपको एक कॉस्ट 999 देखने को मिल रही होगी। लेकिन आपने क्या करना है, ये आपने कूपन कोड अप्लाई करना है RRB30। कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 999 ना देकर आप जो है 699 आप पे करेंगे, यानी 300 रुपए का इस पे ऑफ मिल जाएगा आपको। ठीक है बच्चों। कैलेंडर की बात करें दोस्तों, अगर हम बात यहां पर कैलेंडर की कर रहे हैं तो कैलेंडर में आपको ऑफिशियल डेट, ये बच्चों ऑफिशियल डेट है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है। अगर बात करूं ऑफिसर स्केल 1 RRB PO की, ठीक है, तो इसकी जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 21 और 22 नवंबर 2026, और इसका मेंस एग्जाम जो है वो 20 दिसंबर 2026 रहने वाला है। ठीक है। अगर बात करें ऑफिस असिस्टेंट की यानी क्लैरिकल की, तो क्लैरिकल में अगर हम बात करें 6, 12, 13 दिसंबर 2026 रहेगा, और 30 जनवरी 2027 इसका मेंस है। यानी कि प्री एग्जाम RRB क्लर्क का प्री एग्जाम है 6, 12, 13 दिसंबर। और अगर इसके मेंस की बात करूं तो मेंस इसका 30 जनवरी 2027 को होगा। ठीक है। सबसे अच्छा इस बात में यही है दोस्तों, इसकी खास बात सबसे अच्छी यही है, आपको समय से हम तैयारी करा रहे हैं। आपके पास ये एक्सक्यूज, ये बहाना नहीं हो सकता कि यार काश समय से बैच मिल गया होता, समय से तैयारी कर ली होती। आपको हम बार बार इस बात से आगाह करा रहे होंगे कि भाई आप उठ जाइए, आप जाग जाइए, समय रहते हुए तैयारी कर लेंगे तो आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। ये बात याद रखिएगा, हम आपको समय समय पर आपको जो है बैल एक तरह से आपके कानों में बजा रहे होंगे कि भाई उठ जाओ, उठ जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, कर लो तैयारी। ठीक है। इसीलिए हमने अप्रैल में ये डिसाइड किया कि भाई आपके सामने एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। ठीक है। जहां पर आप सभी देख रहे होते हैं कि जो बच्चा जिसमें कमजोर है वो आपको चॉइस के रूप में मिल रहा है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश। जैसे कि बच्चों का सपना है कि मुझे बैंक में जाना है लेकिन यार मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है ग्रामीण बैंक भर्ती, RRB रीजनल रूरल बैंक। ठीक है। ग्रामीण बैंक में आप जाने का जो है अवसर पा सकते हैं बिना इंग्लिश पढ़े हुए, क्योंकि यहां पर इंग्लिश और हिंदी आपको चॉइस के रूप में मिलती है, वो भी मेंस एग्जामिनेशन में। प्री एग्जाम आपका अगर बात करें इसके पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न में प्री एग्जाम में दोनों के लिए हमारे क्लर्क और PO का पैटर्न दोनों का सेम रहेगा, चाहे वो क्लर्क हो चाहे PO। याद रखना एग्जाम दोनों के अलग अलग दिनों पर है, लेकिन एग्जाम का पैटर्न जो है वो दोनों का सेम है। सिलेबस दोनों का सेम है, यानी कि सिलेबस भी सेम है और एग्जाम पैटर्न भी दोनों का सेम है, प्री और मेंस दोनों का। प्री में अगर चाहे मैं क्लर्क की बात करूं चाहे PO की बात करूं, प्री में रीजनिंग और मैथ ही आएगी, यही 2 विषय आएंगे। दोनों का वेटेज यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों में सेम देखने को मिलेंगे, यानी 40-40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी टोटल 80 क्वेश्चन है। और मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। रीजनिंग में भी 40 और मैथ में भी 40। ठीक है जी। और अगर इसके टाइम लिमिट की बात करें तो रीजनिंग में 25 मिनट मिलेंगे और आपको क्वांट में आपको 20 मिनट मिल रहे होंगे। ठीक है भाई। टोटल 45 मिनट का समय आप सभी को दिया जाएगा, 45 मिनट का समय आपको दे रखा होगा। ठीक है। इसमें आपको परफॉर्म करना है। ठीक है जी। बात आती है यहां पर, अगर देखें ध्यान से मेंस की, यानी ये हमारा मेंस का पैटर्न है, क्लर्क और PO दोनों के लिए सेम रहेगा। प्यारे दोस्तों, यहां हिंदी और इंग्लिश आपके दोनों विषय तो हैं, लेकिन ये चॉइस के रूप में मिलते हैं, चॉइस के रूप में। जो बच्चे हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी कर सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश कर सकते हैं। यानी कि विषय आपको दोनों दिखाई देंगे, यानी टोटल आपको जब आप एग्जाम में मेंस एग्जाम दे रहे होंगे,
टोटल आपको 6 के 6 विषय दिखाई देंगे, लेकिन करने उसमें से आपको 5 ही होंगे, यानी 6 विषय में से 5 विषय करने हैं, लेकिन चॉइस आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ही मिलेगी। जो बच्चा हिंदी विषय को चुनना चाहता है वो हिंदी कर सकता है, जो इंग्लिश करना चाहता है वो इंग्लिश कर सकता है। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये इसलिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए हो जाती है कि यहां पर आपको इंग्लिश, आप अगर आप इसको इग्नोर करना चाहें इंग्लिश को तो कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स की है। सबसे ज्यादा वेटेज मेंस में अगर मैं आपको बताऊं तो रीजनिंग और क्वांट का ही है, सबसे ज्यादा वेटेज। 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, यानी कि अगर दोनों सब्जेक्ट को मिला दिया जाए तो उनकी वेटेज 100 नंबर हो जाएगी। 50 रीजनिंग 50 आपका क्वांट, 100 नंबर। बाकी 100 नंबर के बाकी 3 विषय, यानी कि कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, जीए 40 क्वेश्चन 40 नंबर, और आपका जो है हिंदी या इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ठीक है, यानी 40 और 40 80 और 20 100 ऐसे करके। ठीक है, 200 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे, 200 मार्क्स का मिलेगा। 2 घंटे का पेपर है, हर एक के लिए सेक्शनल टाइमिंग। रीजनिंग के लिए 30 मिनट है, कंप्यूटर के लिए 15, जीए के लिए 15 मिनट, और हिंदी और क्वांट के लिए 30 मिनट का समय होगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। ये आपका किसका पैटर्न है? ये आपका एग्जाम पैटर्न आपका जो है क्लर्क और पीओ मेंस के लिए, दोनों के लिए है। क्लर्क और पीओ दोनों मेंस के लिए है बच्चों। ठीक है बेटा, चलिए बात समझ आ रही है आप सभी को या नहीं? बेटा देखिए, मैं आपसे बस यही कहूंगा कि इधर उधर की बातें ना करें। मैं आपसे यही कहूंगा, इधर उधर की बातों से ना, आप बेवजह की बातों में ना पड़े, बस मैं यही आपसे रखूंगा। ठीक है, ये रीजनिंग का सिलेबस है। ठीक है, मैंने दोनों को बाइफोकेट किया है। दोनों को बाइफोकेट इसलिए, दोनों को अलग अलग इसलिए कर दिया है कि ये प्रीलिम्स के टॉपिक है और ये आपके मेंस के टॉपिक है। ये प्रीलिम्स के टॉपिक है, मेंस के टॉपिक है। दोस्तों ध्यान रखना, दोनों के लिए अगर मैं बात करूं, क्लर्क और पीओ दोनों के लिए, दोनों का सिलेबस सेम रहेगा। आपके जहन में बात आएगी तो सर जब सिलेबस सेम रहेगा तो फिर डिफरेंस क्या है? जब सिलेबस सेम है तो अंतर क्या है? फिर अंतर यह है, अंतर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के लेवल का रहेगा बस। ठीक है, लेवल का देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का सबसे ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिलता है। आप अगर बात करें प्रीलिम्स में, आप ये समझ लीजिएगा 50 to 60% वेटेज आपका जो है इसी का ही है। बाकी आपका 40 to 50% आपका बाकी टॉपिक से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें बाकी के टॉपिक इनइक्वालिटी है, स्लॉग्स है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये बाकी के टॉपिक आपके ये होंगे। और एक टॉपिक और बढ़ जाता है इसमें, मिसलेनियस, या मिसलेनियस छोड़िए, यही टॉपिक आपके हैं, यही रहेंगे। ठीक है, अगर मेंस में बात करें तो मेंस में क्या हो जाता है? मेंस में इसका एडवांस टॉपिक विल बी सेम, बस 3 टॉपिक एक्स्ट्रा हो जाते हैं। एक तो मशीन इनपुट आउटपुट, एक आपका क्रिटिकल रीजनिंग और डेटा सफिशिएंसी। ये 3 आपको नए देखने को मिलते हैं। बस ये 3 टॉपिक आपको नए देखने को मिल जाते हैं, मशीन इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग और डेटा सफिशिएंसी। बाकी ऑल टॉपिक आर सेम, यानी कि जो आपके प्रीलिम्स में होते हैं वही मेंस में। तो आप कहेंगे सर फिर डिफरेंस क्या है? जब प्रीलिम्स और मेंस में सेम ही है तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोस्तों यहां पे इसका एडवांस वर्जन, यानी कि मेंस में एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सिटिंग और पजल है, तो सिटिंग पजल में मेंस में क्या पूछा जाएगा? डबल वेरिएबल हो जाएगा, या फिर आपका मिक्स बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपका जो है सरकमफ्रेंस, आपका जो है एक टाइप होता है सरकमफ्रेंस बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, या कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। लाइक इस तरह से लेवल बढ़ा देते हैं, यानी कि यहां वेरिएबल एड ऑन, अगर कोई अरेंजमेंट या पजल आ रही है तो उसमें वेरिएबल बढ़ जाएगा, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल। ठीक है ना, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, इस तरह से वेरिएबल ऐड हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बैठक व्यवस्था सर्कुलर पे है, तो सर्कुलर के आधार पर आपका एक वेरिएबल और बढ़ गया। ठीक है, उसमें एक वेरिएबल और दे दिया आपको। या फिर आपको मिक्स का मतलब जैसे कि कोई अरेंजमेंट सर्कल पे है, उसके साथ में आपका जो है डायरेक्शन डिस्टेंस दे दिया, या आपका ब्लड रिलेशन दे दिया, या फिर आपका जो है कोई ऑर्डर एंड रैंकिंग मिक्स करके दे दिया, या फिर सरकमफ्रेंस, कोई उसके जो है सरकमफ्रेंस पे आधारित कोई दूरी के साथ आपको दे दिया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। या फिर कॉन्सेंट्रिक मतलब एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति आपका जो है अंदर है, एक आकृति के अंदर दूसरी, चाहे वो सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, आपका जो है आयत के अंदर दूसरा आयत अंदर है, ट्रायंगुलर के अंदर है, ऐसा करके एक आयत के अंदर दूसरा, उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक। तो ये इस तरह से लेवल बढ़ जाता है।
मशीन इनपुट आउटपुट ये तो अपने आप में ही मेंस के टॉपिक है, इसमें तो बताने की जरूरत है ही नहीं आपको। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में लेवल बढ़ा देते हैं, तो जैसे कंडीशन के आधार पे दे देगा, कोई कंडीशन दी गई होगी उसके आधार पे आपको 5 क्वेश्चन दे देंगे, या फिर आपका कोई रिजल्टेंट बेस्ड है उसके आधार पर आपको दे सकता है। इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग में मेंस लेवल, एडवांस वर्जन उसका बाइनरी कोडिंग हो गया, या आपका जो है बॉक्स बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग हो गया। इस तरह से उसका लेवल कंडीशन बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ऐसे स्लॉग्स में रिवर्स स्लॉग्स हो गया, कोडेड सिलॉजिज्म हो गया, मतलब उसका लेवल बढ़ जाता है। कहने का अर्थ ये है, ठीक है। जो बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, हिंदी में देखना चाहते हैं वो इस सिलेबस को हिंदी में भी देख सकते हैं। पहेली, पजल, बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, असमानताएं, इनइक्वालिटी, न्याय निगमन, सिलॉजिज्म, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, दिशा दूरी, डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और क्रम और रैंकिंग यानी कि ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। इसी सिलेबस को मैंने पूरा का पूरा आपको हिंदी में दिखाने का प्रयास किया। ये इस सिलेबस को आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सिलेबस एज इट इज आपका हिंदी में, यानी प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्रीलिम्स आपका जो है, जो पहला फेज जो होता है वो आपका होगा। यही सिलेबस मैंने आपको इंग्लिश में दिखाया। उच्च स्तरीय मतलब एडवांस लेवल की पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट, राइट, क्रिटिकल रीजनिंग, इस तरह से, ठीक है जी। जो मैंने आपको यहां पर बातें बतानी थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब बात आती है सबसे जरूरी और सबसे अहम बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रीजनिंग क्यों, रीजनिंग को क्यों डाला गया भाई आपके एग्जाम में, रीजनिंग को क्यों डाला है। मैथ है, आपकी कैलकुलेशन बैंक में सबसे ज्यादा जरूरी होती है भैया, रुपए का लेन देन का होता है तो कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, आपकी स्पीड होनी चाहिए कैलकुलेशन में, ठीक है, राइट। ऐसे इंग्लिश है तो फॉर्म आपके इंग्लिश में होते हैं, तो इसलिए इंग्लिश का होना बहुत जरूरी है। मतलब कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई जिस भी जगह पर आप जा रहे हैं वहां पर कुछ ना कुछ उसका प्रयोग है, लेकिन रीजनिंग का ऐसा क्या है, कोई बताएगा। फिर शुरू करते हैं, रीजनिंग को क्यों डाला गया इसमें आपके बैंकिंग एग्जाम में। देखिए, अगर रीजनिंग को अगर आप हिंदी में सुने तुरंत आपके दिमाग की घंटी बज जाएगी। रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति, यानी कि तर्क जो होता है, तर्क वितर्क, ठीक है। मतलब आप कहीं ना कहीं अपने सोचने, अपने समझने की क्षमता को बढ़ाना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, आईक्यू, ठीक है जी। आप किसी चीज को सोच समझकर जवाब दे सके, मतलब आपके सोचने समझने की क्षमता को इंक्रीज करना, आपकी मेमोरी को इन्हांस करना, ये रीजनिंग करता है। दोस्तों यहां पर सबसे तीन मूलतः आपकी तीन चीजें होंगी रीजनिंग में। सबसे पहला होता है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। दूसरा होता है आपका दोस्तों एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, एनालिटिकल। और तीसरा होता है क्रिटिकल रीजनिंग। बड़े ध्यान से समझना, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर दोस्तों ऐसे टॉपिक जहां पर कहीं ना कहीं रूल की, कॉन्सेप्ट की कहीं ना कहीं दरकार होती है, ठीक है भाई। आपकी वो मेमोरी को देखना चाहता है कि आप कोई भी सर्टेन रूल आपको दिए गए, उन रूल के तहत आप किसी चीज को आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपका जो है सिलॉजिज्म है, उसमें एक फिक्स आपके कुछ नियम हैं, उसके आधार पर आप आगे बढ़ते हैं। या फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग है, या आपका डायरेक्शन डिस्टेंस है, ब्लड रिलेशन है, एक फिक्स रूल है, उस रूल के तहत आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। कंप्यूटर कोर्स की जरूरत नहीं है, बेसिक नॉलेज। हाँ देखिए, ये तो मैंने पहले एक वीडियो आपको इस पर बना चुका हूं, ठीक है जी। इस पर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूं कि कंप्यूटर अनिवार्य है। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि कंप्यूटर अनिवार्य नहीं है, लेकिन डिजायरेबल है। मतलब आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको कोई प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि भाई ये प्रूफ आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए दिखाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कि डिजायरेबल है, होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए, कोई रूल है तो जैसे कि डायरेक्शन डिस्टेंस है, ब्लड रिलेशन है, ठीक है जी, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, इसमें एक फिक्स रूल है, उसके तहत आप उसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। एनालिटिकल में क्या होता है, एनालिटिकल में आपको कोई भी चीज ब्रेक करनी होती है। बड़े बड़े डेटा आपको दे दिए गए होंगे, उन डेटा को आपको ब्रेक करके आपको जो है उसको सॉल्व करना होता है। जैसे कि पजल सिटिंग, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ, बड़े बड़े डेटा आपको दे रखे होंगे, उसको जो है आपको ब्रेक करके, कंडीशन के आधार पर ब्रेक करके आप उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो एनालिटिकल में आपके पजल सिटिंग है, या फिर मशीन इनपुट का एडवांस वर्जन है। मशीन इनपुट का एडवांस वर्जन आपका एनालिटिकल में है,
बड़े बड़े डेटा को आपने क्या करना है, ब्रेक करके छोटे रूप में आपने जो है सॉल्व करना। क्रिटिकल रीजनिंग में आपका क्या होता है, आपके डिसीजन लेने की जो है कहीं ना कहीं क्षमता, आपके एक्शन लेना कि भी एक्शन लिया है तो वो किस तरह से है, ठीक है जी। तो आपकी डिसीजन लेने की क्षमता, आप डिसीजन किस तरह का ले रहे होते हैं, एक्शन किस तरह का है आपका, ठीक है जी। ये सारी चीजें आपकी जो है क्रिटिकल रीजनिंग में। इसमें क्रिटिकल में कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं, क्रिटिकल में आपके जो है अजम्पशन आ जाता है, पूर्वानुमान यानी पूर्व धारणा, ठीक है। इन्फ्रेंस आ जाता है, अनुमान हो गया, इन्फ्रेंस हो गया, कंक्लूजन हो गया, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, ये सारे टॉपिक, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, दीज ऑल आर द टॉपिक, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारे के सारे टॉपिक आपके जो है क्रिटिकल रीजनिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग को इस तरह से बाइफर्केट किया है। लॉजिकल में कौन कौन से टॉपिक, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये टॉपिक आपको लॉजिकल रीजनिंग में। एनालिटिकल में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट और आपका मशीन इनपुट का एडवांस वर्जन या डेटा सफिशिएंसी, ठीक है जी। और क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर आपका जो है अजम्पशन, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, दीज ऑल आर द टॉपिक्स विच कम्स अंडर क्रिटिकल रीजनिंग, वो क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर आ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कभी ये भी पूछे कि भाई क्यों हम इसको लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, क्यों हम उसको एनालिटिकल बोलते हैं, क्यों हम इसको क्रिटिकल बोलते हैं, आप आराम से उस बात का जवाब दे पाएंगे, जो कि अक्सर टीचरों के पास भी जवाब नहीं होते हैं इस बात के कि भाई लॉजिकल में एक्चुअल में कौन से टॉपिक आ रहे होते हैं, एनालिटिकल में कौन से टॉपिक आ रहे हैं। अक्सर टीचर भी इस बात का सही जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस सेशन को देखने के बाद बच्चे भी प्रॉपर बता पाएंगे कि भाई लॉजिकल में क्या है, एनालिटिकल बोल रहे हैं तो एनालिटिकल में कौन से टॉपिक आते हैं। लोग ऐसे ही कुछ भी लिखवा देते हैं, एनालिटिकल है, और सारे टॉपिक लिखवा देते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तो यहां पर ये सारी चीजों को आप इसमें क्लियर कर रहे होंगे, ये सारी चीजें आपकी रहेंगी, ठीक है बच्चों। चलिए, आज का जो चर्चा का विषय है दोस्तों वो कोडिंग डिकोडिंग है। नाम से ही पता चलता है, नाम में ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं दोस्तों, नाम के अंदर ही, इस टॉपिक के नाम में ही बहुत सारी चीजें छुप रही हैं। कोडिंग, हां जी बिल्कुल हिंदी में ही चाहिए और हिंदी में ही देंगे, प्योर हिंदी में ही प्रयास रहेगा, बिल्कुल हिंदी में। लेकिन मैं आपसे बस इतनी सी दरख्वास्त रहेगी कि अगर सच में किसी टीचर को आप रिस्पेक्ट देते हैं, किसी टीचर को अगर आप समझते हैं, किसी टीचर को दिल से अगर थोड़ा भी मानते हैं, तो उसकी एक बात जरूर समझ लेना कि बच्चों, मैं कभी नहीं कहता कि आप हिंदी इंग्लिश में कोई मतभेद करें, लेकिन मैं बस ये जरूर कहता हूं कि आप इतना जरूर जान ले कोई और भाषा, जो भाषा सच में इस समय जिसकी जरूरत है, उसको सिर्फ उतना तो जान लो कि भाई आगे कभी कोई आपसे बात करने लगे, आगे कभी किसी चीज की जरूरत पड़ने लगे तो आप उसको समझ सकें। एटलीस्ट हिंदी हमारी मातृभाषा है, इस बात को मैं भी स्वीकारता हूं, मैं भी मानता हूं। लेकिन इंग्लिश आजकल कहीं ना कहीं ट्रेंड में है, लोग मानते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं अभी डिमांड भी अगर जिस तरह की चल रही हो मार्केट में, आपको उस तरह से चलना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश को पूर्ण रूप से सीख लो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप उतना सीखो, उतना जान लो कि आपसे अगर कोई चर्चा कर ले, आपसे कोई बात कर ले, या आपको कोई पेपर दे देते कि भाई ये इंग्लिश में पेपर है, तो आप उसको समझ जाएं, इतना कर लीजिए बस। मैं नहीं कहूंगा कि नहीं भाई पूरे दिन अंग्रेज बन जाइए, अंग्रेजी में बोलिए, अंग्रेजी में कुछ भी करिए ना, लेकिन उतना कर लो आप समझ सको, उतना कर लो बस, बाकी कुछ मत करना, उतना कर लो बस, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग यानी कि यहां पर कोई फिक्स्ड आपको रूल दिए गए होंगे, ठीक है, और उन रूल के तहत ही आपको आगे बढ़ना है। पहली चीज जो कि मैंने बताया कि लॉजिकल रीजनिंग का हिस्सा है। कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी अल्फाबेट, कोई भी लेटर या कोई भी वर्ड है, वो किसी ना किसी फिक्स कोड के तहत आपका जो है कोडेड किया गया होगा, कोई ना कोई उसके पीछे कोड लगाया गया होगा, उस कोड को आप लॉजिक के तहत आप उसको ब्रेक कर रहे होंगे, ठीक है। उसमें कोई ना कोई सर्टेन लॉजिक लग रहा होगा, उस लॉजिक के तहत आप उस कोड को क्या करोगे, डिकोड कर रहे होगे, ठीक है। अब उसमें लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, वर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो कोडेड है तो उस कोडेड पार्ट को आप डिकोड, आप किसी ना किसी फिक्स, किसी ना किसी सर्टेन लॉजिक के तहत आप, या किसी आपका जो है प्रॉपर कोई ना कोई उसके अंदर लॉजिक लग रहा होगा, उसके तहत आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए इसमें पहले, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से टाइप इसमें रहेंगे।
टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि क्या क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, तो दोस्तों सबसे पहला टाइप जो कि नहीं आता है आपके एग्जाम में, अगर आता भी है तो 1 मार्क्स का आता है, नहीं तो आता भी नहीं है। कभी कभी आ जाता है क्लरिकल में 1 नंबर का, नहीं तो रेयर है, लेटर या नंबर कोडिंग। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, आता ही नहीं है, और अगर आता है तो कभी कभी रेयरली 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी रेयरली 1 क्वेश्चन लेटर कोडिंग या नंबर कोडिंग पे 1 मार्क्स का। ठीक है, फिर आपसे है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, जिसको हम शुद्ध देसी भाषा में कहें तो इसको चाइनीज कोडिंग भी कह देते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं दोस्तों, चाइनीज कोडिंग भी इसको कह देते हैं। दोस्तों ये प्री में ही आता है, प्री एग्जाम में ही आता है, चाहे हम क्लर्क की बात करें और चाहे हम मेंस की बात करें, ये आपका प्री एग्जाम में ही आता है। और सबसे इजी टाइप यही है, सबसे इजी टाइप आपका यही होगा। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक जो है ये जितने भी दे रखे हैं, सारे के सारे टॉपिक है, टाइप जितने भी दे रखे हैं ये सारे के सारे मेंस के हैं। यानी जितने भी बाकी के टाइप है, कंडीशनल कोडिंग हो गया, न्यू पैटर्न कोडिंग हो गया, बाइनरी कोडिंग हो गया, मशीन कोडिंग हो गया, मैथमेटिकल कोडिंग हो गया, स्ट्रक्चर बेस्ड कोडिंग हो गया, यानी बाकी जितने भी ये टाइप आपको दे रखे हैं ये सारे के सारे टाइप दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ मेंस में ही पूछे जाते हैं, कहीं और नहीं पूछे जाते। सिर्फ मेंस में ही पूछे जाते हैं, इसके अलावा कहीं और नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आप सभी बिल्कुल एकदम जहन में बात क्लियर रखना कि रोहित सर ने बताया कि ये सिर्फ मेंस में पूछे जाएंगे, कहीं और नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ मेंस में, इसके अलावा कहीं और नहीं। ठीक है, समझ आई बात। कितने टाइप है, 8 टाइप है इस हमारे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 8 प्रकार से। ठीक है, लेटर या नंबर कोडिंग कभी कभी आता है, वो भी प्री में 1 नंबर का, कभी रेयरली आया तो आया, नहीं तो उसकी भी कोई दरकार नहीं है। दूसरा सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, जिसको आप शुद्ध देसी भाषा में चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं, ये प्री और आपका जो है क्लर्क और पीओ दोनों में, क्लर्क और पीओ दोनों में, ये प्री एग्जाम में पूछा जाता है, क्लर्क और पीओ दोनों में ही पूछा जाता है। ठीक है, प्री के क्लर्क और पीओ दोनों में ही पूछा जाता है, ये सबसे इजी टाइप है प्री में पूछा जाने वाला, क्लर्क और पीओ में। ठीक है, बाकी जितने भी ये टाइप आपको दे रखे हैं मेंस में पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए भैया, ओके भाई, बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं भाई, बहुत ध्यान से सुनना, अब बात करते हैं इसकी प्ले। देखिए सबसे पहली बात, सबसे जो दरकार है, सबसे ज्यादा जो जरूरत है आपको इस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में, अगर जरूरत है तो अल्फाबेट की नॉलेज, अल्फाबेट के बारे में जानना। तो इस बात को तो बिल्कुल सहमत हो गए आप सभी कि भाई अल्फाबेट के बारे में तो आप सब जानते हैं, अल्फाबेट के बारे में आप सब जानते हैं कि भैया हमारे टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं, टोटल आपके 26 अल्फाबेट होते हैं, जिसमें 21 आपके व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट 21 यानी कि व्यंजन, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, शॉर्ट में, और आपका जो है 5 आपके वॉवेल होंगे, 5 आपके वॉवेल यानी कि आपका स्वर। ठीक है, व्यंजन 21 और स्वर आपके 5 होते हैं। ठीक है, तो इन अल्फाबेट की जरूरत क्या है, क्योंकि हमारे कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट का बहुत बड़ा रोल है इस टॉपिक के अंदर। तो अल्फाबेट के बारे में क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए वो भी पता होनी चाहिए आपको। अल्फाबेट के बारे में, उसके क्रमिक स्थान के बारे में, यानी कि जो उनका क्रम है उन क्रम का स्थान क्या क्या होता है, यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए। और दूसरी सबसे अहम बात, उनका अपोजिट या यू कैन से रिवर्स लेटर, यानी किसी भी अल्फाबेट का विपरीत क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, रिवर्स क्या होगा, यह आपको मालूमात होना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि अगर हम प्लेस वैल्यू के बारे में बात करें, अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू के बारे में बात करें, प्लेस वैल्यू के बारे में, ठीक है जी, तो लीजिए मैं दिखा ही देता हूं, बाकी बाद में चर्चा करेंगे, पहले मैं दिखा ही देता हूं। चलिए देखिए दोस्तों, लेटर की प्लेस वैल्यू याद करने का सबसे अद्भुत तरीका मैं आपको देने जा रहा हूं, सबसे अद्भुत तरीका, राइट। और मुझे पता है कि आपने कोडिंग डिकोडिंग
हो सकता है जो बिल्कुल एकदम फ्रेशर हो उसका तो मैं नहीं पता, वो तो आज पहली बार समझ रहा होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे रिपीटर्स होंगे। रिपीटर्स हो सकता है बैंक का भी एग्जाम पहले दे चुके हो, या हो सकता है एसएससी या रेलवे की तैयारी पहले कर रहे हो, बैंक में आ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है देखने को। ठीक है, तो किसी ने इजोटी वर्ड के बारे में सुना होगा, किसी ने सिफ्लोरक्स वर्ड के बारे में सुना होगा, लेकिन सबने अपना अपना अलग अलग जो है कुछ ना कुछ आपने जाना होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अब तक जो आज तक मैंने जो बताया बच्चों को वही बताया, लेकिन मुझे पता है कि कहीं ना कहीं बच्चा हर सब कुछ जानना चाहता है, तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि सिफ्लोरक्स भी आपके तहत भी आप प्लेस वैल्यू तक जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये शब्द आपको इजोटी दे रखा है, ये इजोटी शब्द जो है ये आपका कॉन्जिक्यूटिव 5 के मल्टीपल में है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी 5 का मल्टीपल लगातार, जैसे 5 का अगला लगातार मल्टीपल 10, उसका अगला 5 का मल्टीपल अगला लगातार 15, उसका अगला जो है 20, उसका अगला लगातार 25, देन 30, इस तरह से आपके होते हैं 5 का मल्टीपल लगातार। तो ऐसे ही ये आपका कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 है, यानी 5 का मल्टीपल लगातार आगे की ओर है। E5, J10, O15, T20, Y25, यानी इजोटी शब्द से आप 5 अक्षरों की प्लेस वैल्यू को आप बहुत आसानी से पहले याद कर सकते हैं। इजोटी E5, J10, O15, T20, Y25, इजोटी। यह सिफ्लोरक्स आपका होता है 3 का मल्टीपल। सिफ्लोरक्स जो है वो 3 का मल्टीपल होता है, लेकिन सिफ्लोरक्स दवाई का नाम है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि बच्चा उसकी जो स्पेलिंग है उस स्पेलिंग में मिस्टेक कर गया तो गड़बड़ कर देगा, इसलिए मैंने एक बहुत आसान शब्द निकाला, इजोटी। इजोटी शब्द की प्रोनाउंसिएशन बहुत आसान है, उसको बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इजोटी, और इसकी स्पेलिंग भी बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। बाकी आप चाहें तो सिफ्लोरक्स भी आप याद कर लेना, 3 के कॉन्जिक्यूटिव 3 के मल्टीपल में है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। सी की 3 है, एफ की 6 है, आई की 9 है, एल की 12, ओ 15, आर 18, यू 21 और एक्स 24। ठीक है भाई, ये आपका कॉन्जिक्यूटिव 3 का मल्टीपल है, यानी इनके तहत, इन दोनों शब्द के तहत आप किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू को बहुत सिंपल वे में आप याद कर सकते हैं, बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो भाई जैसे कि मान लीजिए इजोटी वर्ड आपको दे रखा है, आप किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू याद रखना चाहते हैं, किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू याद करना चाहते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए मुझे एक्स की प्लेस वैल्यू बतानी है, एक्स की प्लेस वैल्यू, तो एक्स की प्लेस वैल्यू कैसे? तो आप सदैव याद रखना, जो वर्ड आपके पास इजोटी दे रखा है, आपको यह देखना है इस इजोटी वर्ड में एक्स किसके नजदीक है। आप देखेंगे एक्स जो है वाई के नजदीक है, यानी एक्स से आपका जो है वाई से एक पहले है, वाई से एक पहले है। अगर वाई 25 है तो एक पहले होने का मतलब है एक्स शुड बी 24। अगर वाई 25 है और एक पहले अगर एक्स है तो एक कम हो जाएगा, यानी एक्स शुड बी 24। अगर मान लीजिए आपको जो है आर की प्लेस वैल्यू देखनी कि आर की प्लेस वैल्यू क्या होगी, आपको बस यही देखना होगा कि ये नजदीक किसके है, आर किसके नजदीक है। तो आपने देखा आर किसके नजदीक है, टी के नजदीक है। आर जो है वो टी के नजदीक है, टी के, यानी कि टी कितना है 20, टी से कितना पहले, 2 पहले है, टी से 2 पहले आर है, यानी टी अगर 20 है तो 2 पहले का मतलब है 18, तो आर शुड बी 18। आर आपका क्या हो जाएगा, आर आपका 18 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बेटा, आर कैसा हो जाएगा, आर आपका 18 हो जाएगा। बात समझ आ रही है आप सभी को या नहीं? कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहां ए की प्लेस वैल्यू 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, डी की 4 है, ई की 5, एफ की 6, जी की 7, एच की 8, आई की 9, जे की 10, के की 11, एल की 12, एम की 13, राइट, एन की 14, ओ की 15, पी की 16, क्यू की 17, आर की 18, एस की 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। ठीक है भाई, अब ये आपको अपोजिट लेटर भी दे सकते हैं कि भाई ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट क्या होता है वाई, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू, ई का अपोजिट क्या होता है वी, राइट, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर,
जे का क्यू है, के का पी है, एल का ओ है, एम का एन। ठीक है, ओके जी। आप सभी बस ये ध्यान रखिए, दो लेटर की प्लेस वैल्यू का सम अगर आपका 27 है तो वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1, अगर इसका सम आपका 27 कैसे हो सकता है? आपने कहा 1 में 26 जोड़ दीजिए। 26 किस लेटर की प्लेस वैल्यू होती है? जेड की, यानी ए का अपोजिट जेड। ठीक है, अगर मान लीजिए एल है, एल की प्लेस वैल्यू 12, 12 में मैं कितना जोड़ दूं कि 27 आ जाए? तो आपने कहा 15 जोड़ दीजिए। 12 में 15 जोड़ दीजिए, 27 आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब सीधी सी बात है कि 15 किस लेटर की प्लेस वैल्यू है? ओ की। 15 किस लेटर की प्लेस वैल्यू होगी? 15 आपकी ओ की प्लेस वैल्यू होगी। बात समझ आ रही है आप सभी को नहीं? 15 किस लेटर की प्लेस वैल्यू है? ओ की प्लेस वैल्यू आपकी 15 होगी। ठीक है, इसके लिए और एक और सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं, वो क्या है? अपोजिट। ठीक है, अपोजिट याद करने का सबसे सिंपल तरीका, अपोजिट लेटर याद करने की भैया अद्भुत ट्रिक आप देख लीजिएगा एक बार। अपोजिट लेटर याद करने की अद्भुत ट्रिक आप सभी के सामने। ठीक है, चलिए, अगर आप यहां देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं, आपको पता है ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, तो इसके लिए बहुत सिंपल सी मैंने एक ट्रिक बताई है और हर बार मैं यही बताता हूं, आप देखते भी होंगे कि एक आजाद बॉय है जो क्रैक्स खाया, जिसने ड्यूपी, क्रैक्स खा के ड्यूपी के, राइट, और आपका जो है इवनिंग में, ये पहले पूरा लिख देता हूं, इवनिंग में और आपका फन करने, इवनिंग में फन करने जीटी रोड, इवनिंग में फन करने जीटी रोड। ठीक है, ओके जी, हाई स्पीड के साथ, मतलब जो जीटी रोड पे गया वो हाई स्पीड के साथ, फिर उसने वहां जाके इंडियन रेलवे पकड़ी जंगल क्वीन के साथ, और जंगल क्वीन के साथ जाके वो काला पानी पर पहुंच के लव करके मैन बन गया। ठीक है, ओके जी, राइट। तो याद रखना, एक आजाद लड़का था जो क्रैक्स खाई, जिसने ड्यूपी, और शाम के समय वो फन करने जीटी रोड गया, जीटी रोड से हाई स्पीड के साथ उसने इंडियन रेलवे पकड़ी, और वहां इंडियन रेल में उसके जंगल क्वीन के साथ जाके काला पानी गया, और काला पानी जाके लव करके मैन बन गया वो। ठीक है, तो ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ईवी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ एम एन। इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है बहुत अच्छे से इसको याद रख सकते हो। ठीक है भाई, अपोजिट लेटर को बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं भाई। ओके, क्लियर है बात सभी को या नहीं? अगर ये बात क्लियर है तो कमेंट करके बताइए। चलिए, बात समझ आ रही है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे जरूरी बात, अब हम चलते हैं पहले टाइप की ओर। पहला टाइप, ओके, पहला टाइप हमारा मैंने क्या बताया? लेटर या नंबर कोडिंग, लेटर या नंबर कोडिंग। ठीक है, लेटर या नंबर कोडिंग आपके सामने। ठीक है भाई, इसमें कुछ पैटर्न होंगे, उस पैटर्न को फॉलो करना होगा। जैसे कि लेटर है, लेटर में प्लेस वैल्यू का कुछ लॉजिक हो सकता है, या फिर उनके अपोजिट का कोई अपोजिट का कोई लॉजिक हो सकता है, अपोजिट का कोई लॉजिक आपका देखने को मिल सकता है। अपोजिट समझते हैं ना, अपोजिट या रिवर्स आप समझते हैं ना? ठीक है जी, ओके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लेटर में +1 या माइनस कुछ हो रहा हो, +1 +2 +3 या -1 -2 -3, कुछ भी ऐसा लॉजिक हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई वर्ड आपको दे रखा है, कोई वर्ड आपको दे रखा है, उसके सामने कोडेड फॉर्म में आपको कोई एक और वर्ड दिया गया, उस वर्ड के अंदर कोई फिक्स आपका लॉजिक आपका लग रहा होगा। ठीक है, लॉजिक आपका लग रहा होगा, जैसे कि आपका हो सकता है कि भी मान लीजिए यहां सी दे रखा है तो यहां डी है, तो आप कह सकते हो सी डी है, +1 आपको दे रखा है। सी डी है तो यहां +1 दे रखा है, सी का नेक्स्ट लेटर डी है तो सी से अगला +1 हो रखा है। मान लीजिए यहां पर आपका जो है एफ दे रहा है, एफ यहां पर आपको दे रहा है, क्या दे रखा है भाई? जे दे रखा है, तो आप कह सकते हो एफ की प्लेस वैल्यू 6, जे की 10, तो कितना आगे गए हैं आप? 4 स्थान आगे गए हैं। तो यानी कि मैंने आपसे वही बात कही है कि कोई भी वर्ड आपको दे रखा है और उसके सामने कोई और वर्ड दे रखा हो, तो उसमें कोई ना कोई फिक्स रूल लग रहा होगा, या तो लेटर में +1 +2 +3, या लेटर में -1 -2 -3। ठीक है, या उसका अपोजिट यानी कि रिवर्स का लॉजिक हो सकता है। तो इसमें कुछ पैटर्न है, वो पैटर्न आपको बता रहा हूं। या तो आमने सामने होंगे,
राइट, उसका जो पैटर्न है, मान लीजिए कोई लॉजिक अगर लग रहा है, कोई ऐसे वर्ड आपको दे दिया, उस वर्ड का जो लॉजिक है वो आमने सामने लग रहा हो, 2 4 6 आमने सामने आमने सामने आमने सामने, ठीक है, आमने सामने उसका लॉजिक लग रहा हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्रॉस के रूप में आपका लॉजिक लग रहा हो, क्रॉस के रूप में, ठीक है, क्रॉस के रूप में, जैसे मान लीजिए ए बी सी और यहां पे जे के एल, ऐसा हो सकता है, ए बी सी जे के एल, क्रॉस के रूप में आपका लॉजिक हो सकता है। या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है 2 4 6, 2 4 6, दो शुरू के दो लेटर में आमने सामने का लॉजिक और लास्ट के दो लेटर में आमने सामने का लॉजिक और बीच में क्रॉस के रूप में, बीच में क्रॉस के रूप में आपका लॉजिक दिया गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, शुरू के दो लास्ट के दो में क्रॉस का लॉजिक और बीच के दो में आमने सामने का लॉजिक लग रहा हो। ध्यान से सुनना, शुरू के दो में क्रॉस का लॉजिक, लास्ट के दो में क्रॉस का लॉजिक और बीच के दो में आमने सामने का लॉजिक लग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहां पहले तीसरे के साथ और तीसरा पहले के साथ बीच वाला आमने सामने, ऐसे ही लास्ट के 3 में क्रॉस के रूप में और बीच वाला आमने सामने, ऐसा भी लॉजिक आपका देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक वर्ड दे दिया इवनिंग, मैंने क्या वर्ड दे दिया, एक वर्ड आपको इवनिंग दे दिया है, तो इवनिंग में मैंने क्या कहा, एफ यू एफ एम जे एम एच, ये वर्ड दे दिया मैंने आपको, ठीक है। अगर आप यहां पर देखें ध्यान से तो आप देखेंगे सर क्या इस जो वर्ड दे रखा है, इस वर्ड को किस रूप में कोडेड किया गया है, क्या लॉजिक हो सकता है इसको कोडेड करने के पीछे, तो आप कहेंगे सर ई में +1 किया गया है एफ, लेकिन यहां पर क्या किया गया माइनस। याद रखना जब मैं ऊपर से नीचे की ओर देख रहा हूं और आपका घट रहा है, जैसे वी में से एक पीछे है -1, जब भी कभी भी सदैव याद रखना आप नीचे से ऊपर की ओर आप देखोगे, जैसे यू वी नीचे से ऊपर की ओर, तो माइनस का यूज करेंगे, ई एफ +1 एम एन -1 आई जे +1 एम एन -1 जी एच +1, तो क्या लॉजिक लग रहा है, माने कि सारे सामने सामने तो हैं, लेकिन एक बार +1 एक बार -1 एक बार +1 एक बार -1, ये लॉजिक आपका चल रहा है इसमें, ठीक है, राइट, ये लॉजिक आपका इसमें जो है आपका चल रहा है। बात समझ आ रही है आप सभी को नहीं? तो ऐसे ही आपको एक वर्ड दे दिया गया होगा और आपसे पूछा गया होगा कि बताओ पावर का क्या होगा। आपसे क्या है भाई, ये वर्ड दे रखा है, इस वर्ड के पीछे आप देखिए कि इस पीछे क्या कोड है, क्या लॉजिक है, ये आपको फाइंड करना है। इस ये अगर आपने पता कर लिया तो आपको एक नया वर्ड दे दिया गया होगा कि बताओ इस पावर में क्या होगा। यानी कि सिंपल सी बात यहां पर यह समझ आती है कि कोई एक वर्ड दिया गया होगा, उस वर्ड को कोडेड रूप में करके दिखाया गया होगा कि पहले तो आप इसके पीछे का लॉजिक जानिए, लॉजिक जानने के बाद जो भी लॉजिक निकल कर आए उसके आधार पर आपको एक नया वर्ड दे दिया गया होगा, उस नए शब्द में आपको वही सेम लॉजिक के तहत आपको आंसर पता करना होगा। यानी कि आपने देखा कि यहां जो भी लॉजिक लग रहा था वही नए शब्द में वही सेम लॉजिक आपको लगाना है। जैसे आपने देखा पी +1 पहला +1, राइट, आपने कहा +1 -1 +1 -1 +1, तो यहां -1 हो जाएगा तो n, यहां +1 हो जाएगा तो x, -1 हो जाएगा तो d और +1 हो जाएगा तो s, qn x ds आपका जो है ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ही तो ये समझा, बेटा क्वेश्चन भी समझाएंगे, चिंता मत करिए, क्वेश्चन से भी समझाएंगे। ठीक है बच्चे, चिंता मत करो, बिल्कुल भी क्वेश्चन भी समझाया जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है एक भी। ठीक है भाई, क्वेश्चन भी समझाया जाएगा, बिल्कुल एकदम चिंता मत करिएगा। चलिए बेटा, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए आगे बढ़े। आगे मैंने आप सभी से कहा, क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन को चिंता मत करिए, क्वेश्चन पे आएंगे। मैंने आप सभी से कहा मार्केट आपको दे रखा है, ठीक है, मार्केट आपको दे रखा है और मैंने आपको क्या कह दिया, OCMTGV ये वर्ड आपको दे रखा है, OCMTGV आपको वर्ड दे रखा है। ठीक है, अब आपने देखना है कि भाई इसमें क्या लॉजिक लगेगा, जरा देखिए। तो आप देख सकते हैं रोहित सर साफ दिख रहा है, MNO +2 ABC +2
आपने कहा ठीक है। आप यहां देख रहे हो RST +2 KLM +2, ओके। और आपने देखा EV, राइट, GT, ये कैसे हैं भाई? आपने कहा सर ये मत देखिए, ऐसा देख लीजिए आप, EFG +2, राइट, और TUV, अरे क्या है ये, ठीक है भाई, समझ आ रही है बात सभी को नहीं? EFG +2 और TUV +2, ठीक है। आप देख रहे होंगे शुरू के दो में आमने सामने, लास्ट के दो में आमने सामने, ओके भाई, और बीच में क्रॉस के रूप में। मैंने बताया था शुरू में आपको, मैंने बताया था यहां पर शुरू के दो में आमने सामने, लास्ट के दो में आमने सामने, और बीच में क्रॉस के रूप में। तो वही सेम लॉजिक आप यहां भी देख पा रहे होंगे। यहां भी आपने देखा शुरू के दो लेटर में आमने सामने, लास्ट के दो लेटर में आमने सामने, और बीच में क्रॉस के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। बीच में आपको जो है वो क्रॉस के रूप में आपको देखने को मिला, ठीक है। समझ आ रही बात सभी को नहीं? ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताओ डज का क्या होगा, डज का क्या होगा, ये आपने बताना है, डज का क्या होगा, ठीक है। अब आपने देखो सुनो, या फिर आप ऐसा करो, आप डज का मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये अगला वर्ड है, मान लीजिए अगला वर्ड आपको दे रखा है, एक डज है, इसको छोड़िएगा, ये आपको डज आपको दे रखा है, ठीक है। डज में आपसे मैंने कहा XMWI, ठीक है, XMWI, ठीक। तो अगर आप यहां देख रहे हैं तो आप ये देखोगे कि भाई D से X का क्या लॉजिक चल रहा है, D से X, तो आप कहेंगे सर सिंपल है, अगर मैं यहां पर नोटिस करूं D का अपोजिट क्या होता है W, W से नेक्स्ट लेटर आपका +1, O का अपोजिट होता है L, L का +1, E का अपोजिट क्या होता है, E का अपोजिट V, V का नेक्स्ट W, S का अपोजिट क्या होता है H, H का नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ लिया गया बताइए क्लर्क का क्या होगा, क्लर्क में आपने बताना होगा। और यहां पर इसके सेम लॉजिक के लिए आप बैंकर का बताना, बैंकर का क्या होगा, बैंकर का, ठीक है। इसके लिए बैंकर का क्या होगा, इसके लिए क्लर्क का क्या होगा, ये आपको दो जल्दी से तेजी से जवाब देने। इसके लिए बैंकर का बताना है कि जो पैटर्न, जो लॉजिक आपका चल रहा है, इसके आधार पर बैंकर का लॉजिक बताना है, इसके आधार पर आपको क्लर्क का लॉजिक बताना है कि क्लर्क का लॉजिक क्या होगा। आपने कहा कि भाई क्या हो गया भाई, क्या हो, कुछ बात हो गई है सर? क्लास को चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज कराएंगे, बिल्कुल। क्लास को चैप्टर वाइज टाइप वाइज चल रहा है, देखो ना आप, चैप्टर वाइज प्रॉपर कोडिंग डिकोडिंग में पहला टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं, लेटर कोडिंग या नंबर कोडिंग, ठीक है। देखो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि इसमें टाइप कौन कौन से हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका लेटर या नंबर कोडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग आपका चाइनीज कोडिंग चलेगा, ठीक है। ऐसे ही लेटर आपका जो है सारी चीजें टाइप वाइज ही चलेंगे, ठीक है। तो आपने देखा इसमें क्या लॉजिक चल रहा था, BCD, 2 2 + 2 ABC, ये क्रॉस के रूप में NOP और KLM, ठीक है। और ये आपका EFG RST DCMPGT हो जाएगा, ठीक है जी। इसके लिए क्या होगा भाई, इसके लिए C का अपोजिट क्या होता है X, X में +1 करेंगे तो X का +1 होगा Y, L का अपोजिट O, O का +1 P, E का अपोजिट V का W, R का I का J, और K का P का Q। YPWJQ शुड बी आंसर, YPWJQ ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट शुड बी योर आंसर, ठीक है। क्लियर है बात सभी को या नहीं? बात क्लियर है या नहीं, हाँ या ना? अगर ये बात क्लियर है तो बताएंगे, बोलो बोलो, चलें आगे। ठीक है, ये था लेटर के रूप में, लेटर के रूप में था। अगर बात करें नंबर के आधार पर, ये था लेटर के रूप में। अगर बात करें नंबर के आधार पर, ये जरा बोलिए, इसमें नंबर के आधार पर भी आपका होगा। कोई बात है क्या भाई जतिन बेटा, कोई बात है? अगर कोई बात है तो प्लीज बताएंगे जरूर, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बस यही कहूंगा कि अगर आप जानते ही हैं, सबको जानते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई ऐसी चीज है जो ना जानते हो। जो पहली बार जुड़ रहे होंगे वो, उनसे मैं बस इतना से ही कहूंगा कि वो अच्छे से फोकस होकर इसको क्लास को देखिएगा, ठीक है। नंबर के आधार पर
नंबर के आधार पर आप देखेंगे, नंबर के आधार पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आप सभी से ये कह देता हूं कि भाई सेल का आपका क्या होगा, सेल का आपका 48 है, ठीक है, सेल का कितना दे रखा है 48 दे रखा है। मैंने आप सभी से कहा कि बॉय का क्या होगा, दैट व्हाट यू हैव टू फाइंड, इस तरह से आपको दे रखा है। तो आप क्या करेंगे भाई, सेल से 48 कैसे आ सकता है ये आपने देखना है, सेल से 48 कैसे आ सकता है। तो आप इसकी प्लेस वैल्यू पर जाइए, पहले सबसे पहले प्लेस वैल्यू देखिए, प्लेस वैल्यू के आधार पर निर्णय लीजिएगा। तो आप सिंपल दिख रहा है 24 और 24 48 हो जाएगा साहब, यानी कि इन सभी लेटर की प्लेस वैल्यू का योग किया गया है। वैसे ही सेम यहां पर करेंगे 2 15 और 25, तो 25 15 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। आंसर शुड बी 42, ठीक है। ऐसे ही सेम आपको मैंने कहा कि बताइए मार्केट आपको जो है दे रखा है, मार्केट आपको कितना दिया गया, मार्केट आपको जो दे रखा है वो 35 दे रखा है, ठीक है, मार्केट कितना दे दिया 35 दे दिया। प्रोडक्ट आपको 48 दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि बताइए मनी का क्या होगा, दैट व्हाट यू हैव टू फाइंड, मनी का क्या होगा ये बताना है आपको, मनी का क्या होगा। तो आपने देखा कि रोहित सर प्लेस वैल्यू के सम का तो कोई मतलब नहीं बन सकता। आप देख रहे हैं नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 6, और आप देख रहे होंगे ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये किसी ना किसी वर्ग के नजदीक हैं। अगर मैं देखूं इसमें नंबर ऑफ लेटर 6 हैं, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 आप कर सकते हैं, 2 4 6 7, इसमें 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 1 48, वैसे ही 2 4 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 24 शुड बी योर आंसर, 24 दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है। क्लियर है बात सभी को नहीं। चलिए अगर मैंने आप सभी से कहा कि बताइए ZEN ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको 36 दे रखा है, ठीक है, और YOU आपने बताना है, ये आपने बताना है, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है साहब, आपने कहा रोहित सर प्लेस वैल्यू का सम से तो बात नहीं बनेगी क्योंकि 26 और 14 40। आपने कहा कि अपोजिट कर सकते हैं क्या, Z का अपोजिट A, E का अपोजिट V, N का अपोजिट क्या होता है M, ठीक है। तो A की प्लेस वैल्यू 1, V की 22 और M की 13, 22 और 13 35 और 1 36, यानी कि अपोजिट किया गया। Y का अपोजिट B, O का अपोजिट L, U का अपोजिट F, B की 2, L की 12, F की 6, 12 6 18 2 20 शुड बी योर आंसर, 20 आपका जो है कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर है बात। चलिए दोस्तों आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये तो हमने कर लिया था भैया, इसका तो अभी हमने जस्ट किया है, तो आप बता दोगे आराम से बैंकर का DCM PGT, DCM PGT डायरेक्ट आप देख लेंगे, DCM PGT फर्स्ट ऑप्शन राइट है, जस्ट अभी किया ये क्वेश्चन हमने, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने समझाने के तौर पे जब मैंने समझाया था कि मार्केट का ये है तो बैंकर का क्या होगा, ठीक है। तो इसका तो आप डायरेक्टली सीधा सीधा देखकर बता ही सकते हैं, ओके भाई। और दूसरी बात, चलिए जी इसमें देखिएगा जरा ध्यान से, इसमें बताना है, जरा देखिएगा गौर से देखिएगा बच्चों इसको। एक सेकंड रुक जाइएगा बस। चलिए इसको देखिए, इसका बताइए क्या होगा, इसका बताइए बच्चे क्या होगा, कांस्टेंट का क्या होगा ये आपने बताना है। बताओ भाई बताइए, बहुत आसानी से बता सकते हो, बहुत आसानी से बता सकते हो कांस्टेंट का। तो आप कांस्टेंट का क्या होगा, कांस्टेंट का आपने BNMRSZMS यही दे रखा है। आपने कहा CB ऊपर से नीचे की ओर माइनस है क्योंकि एक कम हो रहा है -1, ये -1 ये -1 ये -1 ये -1 ये -1 ये -1 ये -1, याद रखना A का Z ये -1, ठीक है, क्योंकि हमारा अल्फाबेट A से Z तक होते हैं, Z के बाद अगर हम दोबारा शुरू करें तो फिर A, तो A से पिछला लेटर हम Z को ही मानते हैं, जस्ट पीछे यानी -1 यू कैन से। आपने कहा टैलेंट का क्या होगा भाई, टैलेंट का क्या होगा, तो आपने कहा कि सर SZKDMS, SZKDMS, SZKDMS
KDMS किस ऑप्शन में है? आपने कहा सर ये आपको सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन आप सभी को दे रखा है, ध्यान से देखना। बॉक्सर का आपको क्या दिया गया है दोस्तों? बॉक्सर का आपको दे रखा है AQWGQ, ये दे रखा है। आपको बताना है विजिट का क्या होगा, विजिट का आपने बताना है भाई, विजिट का क्या होगा ये आपने बताना होगा। तो आपने कहा कि रोहित सर यहां साफ दिख रहा है B से A -1 है, OPQ +2, X से W -1, E से G +2, Q से R -1, यानी कि एक बार -1 फिर +2 फिर -1 फिर +2 फिर -1, लाइक इस तरह से चल रहा है। तो वैसे ही विजिट में बताना है, आपने कहा -1 IJK +2, S -1 R IJK +2, T में -1 करेंगे तो आपका S होगा। तो UKRKS किस ऑप्शन में दे रखा है? UKRKS आपको B ऑप्शन में गिवन है, B ऑप्शन शुड बी राइट। ओके, क्लियर है बात? चलिए आगे देखेंगे। अगला देखिएगा बच्चों, जरा इसको ध्यान से देखेंगे। पोस्टर ये सब आपको दे रखा है, पोस्टर आपको दिया गया है बच्चों। पोस्टर क्या दे रखा है बेटा? QNTUDS यही दे रखा है। कैंडल आपने देखा, कैंडल आपने देखा, कैंडल का आपने बताना है, कैंडल का आपने क्या करना है? बताना है। तो अगर आप नोटिस करेंगे, आपने कहा कि +1 PQ, ये -1 है, ये +1, ये आपका जो है ये भी +1, TUST TU +1, ठीक है। आपने कहा ठीक है जी, ED में -1, RS +1। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि वॉवल में हमने -1 किया है और कॉन्सोनेंट में हमने +1 किया है। तो वैसे ही सेम यहां भी CD A -1 NODELM E में -1 करेंगे तो D, तो DZOEMD, DZOEMD आपका जो है ये बच्चों D ऑप्शन के तहत दे रखा है। राइट, क्लियर है बात सभी को? चलिए बच्चों आगे की चर्चा दोस्तों हम कल करेंगे, ठीक है भाई, आगे की चर्चा हमारी कल रहेगी। ओके, अगला टाइप हमारा है चाइनीज कोडिंग। अगला टाइप हमारा कैसा है? अगला टाइप हमारा है चाइनीज कोडिंग, ठीक है, जिसको आप सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग भी कहते हैं। इस चाइनीज कोडिंग के पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अप्रोच आपको यूज करनी है, वो सारी की सारी मैं कल आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों। लेकिन आप सभी तैयार रहिएगा, कल हमारा दूसरा डेमो रहेगा और दूसरे डेमो में कल हम दूसरा टाइप कौन सा है? सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग यानी कि चाइनीज कोडिंग, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूं। उम्मीद है आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो कमेंट में बताइएगा। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि मेरे इस चौपाल 3 पॉइंट आपका जो है इस बैच के तहत रीजनिंग के अंदर पूरे में से पूरे की गारंटी प्रीलिम्स में मेरी रहेगी। और क्वांट में जो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का आता है, अगर आपका क्लर्क की बात करें तो 40+, और अगर पीओ की बात करें तो मैं 35+ की जिम्मेदारी मैं लेकर रहूंगा। लेकिन भरोसे से साथ चलना, लंबे समय तक साथ रहना, विश्वास के साथ चलेंगे और रिस्पेक्ट के साथ चलेंगे तो चीजें कहीं ना कहीं आपको बेहतर होते हुए दिखाई देंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कल मुलाकात इसी समय 11 बजे, तैयार रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।